हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और हम लोग यहाँ पे जनवरी से लेकर अभी तक का जो है मंथ का है उसका करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। क्लास 1 क्लास 2 ये इसका फर्स्ट क्लास है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा झारखंड में और सबसे बड़ी योजना जो है वो आपका मैया सम्मान योजना है। तो देखिए, मैया सम्मान योजना की पहली किस्त इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो रांची में कार्यक्रम के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जो है आपका 56.62, देखिए इतने लाख महिलाओं का जो है अ, इतने करोड़ रुपए जो है हस्तांतरित किए। मतलब इतना करोड़ देख सकते हैं आप। अगर हम लोग इसको देखें तो कितना होगा, 11,415.44 करोड़ रुपए जो है दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से 2500 रुपये जो है दिया गया है। तो 2500 रुपये, तो इसको तो आपको पता है किसके माध्यम से, तो डीबीटी के माध्यम से। और डीबीटी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कहते हैं। इसकी प्रमुख बिंदु क्या क्या होनी चाहिए, तो महिला अभ्यर्थी को सशक्त बनना, ठीक है। यानी जो हम लोग विमेंस एम्पावरमेंट की जो बातें कहते हैं, तो सशक्त करना है, विमेंस एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना है। और सभी 24 जिलों की महिलाओं जो है इस को संबोधित करते हुए महिलाओं को स्वतंत्र रूप से अपने सपने को पूरे करने के लिए सशक्त बनाने के लिए ये जोर दिया गया है। फिर इस योजना की महिलाओं को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने तथा उनकी दिन प्रतिदिन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सक्षम बनाने की क्षमता पर प्रकाश डाला गया है। और नेक्स्ट क्या है, उन्होंने महिलाओं को एनीमिया से लड़ने के लिए मांस और मछली सहित पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो देखिए, ये 2500 रुपया दिया गया है, तो वो किस किस पॉइंट को बात में रखते हुए किया गया है, जैसे कि एनीमिया जो अभी महिलाओं में ये जो होती है, तो उसके लिए मांस और मछली इस तरह के पौष्टिक भोजन को खरीदने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है इन पैसों से। तो इन धनराशि से महिलाओं को गैस सिलेंडर, त्योहारों के लिए कपड़े तथा बच्चों के लिए स्कूल की सामग्री खरीदने में भी मदद मिलेगी, जिसमें सरकारी खागाग पर उनकी निर्भरता कम होगी, ठीक है। तो ये था मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जो आपको 2500 रुपया मिल रहा है, तो उसको कहाँ कहाँ वो लोग मतलब किस किस जगह यूटिलाइज़ करने के लिए ये पैसा दिया जा रहा है, वो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसके अलावा बताया गया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अगस्त 2024 में ये लॉन्च किया गया था। और ये योजना जो है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से 21 से 50 वर्ष, देख सकते हैं 21 से 50 वर्ष की जो महिला है सबको पहले 1000 रुपया जो है दिया जा रहा था, लेकिन अब जो है इसकी लोकप्रियता के कारण जो है इसकी पैसे को बढ़ाकर जो है 2500 रुपया जो है बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये था आपका मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। नेक्स्ट है हमारा, रांची में 5G यूज़ केस टेस्ट लैब का उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पे हाल ही में केंद्र कोयला और खान मंत्री ने झारखंड के रांची में केंद्रीय खान योजना और डिज़ाइन संसाधन, जिसको हम लोग CMPDI कहते हैं, में 5G उपयोग मामला प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। और इस सुविधा का उद्देश्य जो है कोयला क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन और तकनीकी क्षमताओं को आगे बढ़ाना है। किसका, तो कोयला क्षेत्र का जो डिजिटल परिवर्तन है और तकनीकी क्षमता है उसको आगे बढ़ाना है। तो इसका मुख्य बिंदु क्या है, तो मंत्री ने औद्योगिक स्कैम सामग्री से निर्मित CMPDI सेवाओं की प्रतिकृति मूर्ति का अनावरण किया, जिसमें जियोमेट्रिक्स अन्वेषण और पर्यावरण निगरानी में CMPDI की सेवाओं को प्रदर्शित किया गया। ये स्थापना कला में पुनर्चक्रण और अस्थायी प्रथाओं पर जोर देती है। मंत्री ने CMPDI का नया कॉरपोरेट लोगो भी लॉन्च किया है, ठीक है। तो नया कॉरपोरेट लोगो भी लॉन्च किया गया है। कहाँ किया गया है, 5G यूज़ केस टेस्ट लैब का उद्घाटन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपका 5G रांची में किया गया है। और एक रांची में है आपका केंद्रीय खान योजना और डिज़ाइन संस्थान CMPDI, ठीक है। तो इसकी में 5G उपयोग मामला प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। 5G उपयोग गैस लैब में क्या है विशेषताएं इसकी, तो ये प्रयोगशाला कोयला क्षेत्र के लिए अनुकूलित है। उद्योग 5G निजी नेटवर्क का एक छोटा सा आपका प्रतिनिधित्व के रूप में जो है कार्य करती है। क्षमताएं क्या है, तो 5G रेडियो कोड प्रौद्योगिकियों, एज क्लाउड, IT और OT अनुप्रयोग और 5G सक्षम उपकरणों की एकीकृत करना है। आवाज़, वीडियो और डेटा संचार अनुप्रयोग का समर्थन करता है। और इसमें वाहन प्रबंधन और अन्य अनुप्रयोगों के लिए IIoT सेंसर शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है, तो
पूर्वानुमित रख रखाव, स्मार्ट माइनिंग और वास्तविक समय निगरानी जैसे कि 5G उपयोग के मामलों का विकास करना है। वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के लिए 5G निजी नेटवर्क का प्रतिकृत मॉडल बनाना है। भविष्य के लिए अनुप्रयोग जैसे कि परिचालन अनुकूलन के लिए डिजिटल ट्वीट्स, स्वचालित निर्देशित वाहन AGV और AR और VR जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को लागू करना है। इसके अलावा कोयला उद्योग का लाभ, मिशन महत्वपूर्ण परिचालनों को समर्थन देने के लिए विश्वसनीय, उच्च गति, कम विलंबता और कनेक्टिविटी। ठीक है, बेहतर निर्णय लेने और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के लिए वास्तविक समय डेटा विनिमय और निजी कैप्टिव नेटवर्क ये सुनिश्चित करता है कि परिचालन के दौरान उत्पन्न डेटा कोल इंडिया लिमिटेड के पास रहे। 5G को अपनाने से खनन कार्यों में दक्षता और सुरक्षा में सुधार होगा। ठीक है, तो ये था आपका कोयला उद्योग का लाभ। इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड जिसको हम लोग CIL कहते हैं, ठीक है, तो ये भारत में एक सरकारी स्वामित्व वाली कोयला खनन निगम है जो देश में कोयला संसाधनों के उत्पादन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। CIL, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 ईस्वी में हुई थी और ये विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। कौन? CIL। इसका मतलब कोयला इंडिया लिमिटेड। संगठनात्मक संरचना क्या है? तो CIL को महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ये ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ECL और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL जैसा 8 सहायक कंपनियों के माध्यम से प्रचालित है। यानी कितनी कंपनियों के द्वारा? तो 8 कंपनियों के द्वारा परिचालित है। कौन कौन सा? जैसे कि ECL हो गया, BCCL हो गया, महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड MCL CIL की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन सहायक कंपनी है। तो CIL की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक सहायक कंपनी कौन सी है? तो MCL है जिसका नाम है महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड है। सामरिक महत्व क्या है? तो भारत की स्थापित विद्युत क्षमता का आधे से अधिक भाग कोयला आधारित होती है तथा CIL देश के कुल कोयला उत्पादन का लगभग जो है 78% आपूर्ति करता है। यानी CIL जो है यानी देश में जितना भी कोयला उत्पादन होता है उसका 78% जो है यही पूरा करता है। और भारत की जो प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति भी कौन करता है? कोयला से ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे CIL से इम्पोर्टेंट जितना भी पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस किए। तो देखिए आज का क्लास जो है हम लोग यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग जो है MCQ भी करेंगे। ठीक है ना, तो MCQ जो करेंगे वो हम लोग पूरा आपका अलग से क्लासेस की जाएगी उसका। तो आज के क्लास जो रहेगा अभी कुछ क्लासेस हम लोग इसी तरीके से चर्चा करेंगे। खनन क्षमता क्या है? तो 8 भारतीय राज्यों में CIL 84 खनन क्षेत्रों में काम करते हैं और कुल 313 सक्रिय खदानों का प्रबंधन करती है। आप देख सकते हैं CIL में क्या कितना खनन क्षेत्र है? 84 है और 313 सक्रिय खदानों का प्रबंधन ये करती है। बाइसन जनसंख्या को रिवाइव करने हेतु अध्ययन चर्चा में क्या है ये? तो हाल ही में झारखंड वन विभाग ने पलामू टाइगर रिजर्व PTR जिसको कहते हैं में बाइसन, जिसे आमतौर पर गौर के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? गौर के नाम से जाना जाता है, कि घटती संख्या को रिवाइव पुनर्जीवित करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया गया है। इसी को आपका पलामू टाइगर रिजर्व याद रखिएगा। मुख्य बिंदु क्या है? तो बाइसन, झारखंड में बाइसन जनसंख्या की स्थिति क्या है? बाइसन जो बड़ी बिल्लियों के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन स्रोत है, पलामू टाइगर रिजर्व को छोड़कर पूरे झारखंड में विलुप्त हो चुका है। ये कहाँ है? सिर्फ पलामू टाइगर रिजर्व में है और वर्तमान में बाइसन की जनसंख्या कितना है? 50 से 70 के बीच में है और जो कि 1970 के दशक की तुलना में बहुत ही कम है, जबकि ये लगभग जो है 150 थी। और इसकी गिरावट के कारण क्या है? तो प्रमुख कारकों में अवैध शिकार, संक्रमण और स्थानीय मवेशी के कारण आवास में गड़बड़ी शामिल है। इसके अलावा देख सकते हैं 1.5 लाख यानी 1.5 लाख से अधिक पालतू मवेशी बाइसन के निवास स्थान पर अधिकार कर लेते हैं और उनके आहार का सेवन करते हैं और मुंह और घुड़पक्का रोग जैसे संक्रामक रोगों का प्रसार करते हैं। वर्तमान संरक्षण प्रयास PTR जो है प्राधिकरण ने बाइसन के अस्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का आकलन करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया जिसमें आवास सुधार और खास प्रजातियों की प्राथमिकताएं में शामिल है। अध्ययन के बाद एक व्यापक पुनर्द्वार योजना बनाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे चारागाह सुधार और अवैध शिकार विरोधियों का उपयोग को भी मजबूत किया जा रहा है और बीमारियों को प्रसार को रोकने के लिए 190 गाँव में आपका 1.5 लाख रुपये घरेलू मवेशियों को टीका लगाने का टीकाकरण भी
का अभियान भी शुरू किया गया है। तो कितने गाँव में? 190 गाँव में। कितने लाख घरेलू? तो 1.5 लाख घरेलू, ठीक है। कोड और वफ़न जोड़ प्रबंधन, जैसे पीटीआर जो है 1129.93 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, और जिसमें 414.08 वर्ग किलोमीटर को कोर महत्वपूर्ण बाघ आवास और 715.85 वर्ग किलोमीटर को बफर जोन घोषित किया गया है, ठीक है। तो जैसे कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान पीटीआर के 226.32 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, और जिसमें 53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है यह बफर जोन में पर्यटकों के लिए खुला है। मुख्य प्रवासियों की सुरक्षा के लिए पीटीआर सीमा के भीतर कितना गांव है? 24 गांवों से 8 को स्थानांतरित करने का भी प्रयास चल रहा है। कितना गांव है? तो यहाँ पे पूरे 34 गांव हैं, सॉरी हम 24 बोल दिए थे, 34 गांव हैं, और इसमें 8 को स्थानांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है। पीटीआर में कितने गाँव हैं? 34 गाँव हैं। भारतीय बाइसन या गोड़ बोस गोरस भारत में पाई जाने वाली इस जंगली मवेशियों की सबसे लंबी प्रजाति है और सबसे बड़ा मौजूदा गोजातीय पशु है। विश्व में गोड़ की संख्या लगभग कितना है? 13,000 से लेकर 30,000 है, और 85% जो है ये आपका भारत में है। विश्व की बात कर रही है, ठीक है। तो फरवरी 2020 में जो है आपका नीलगिरी वन प्रभाग में भारतीय गोड़ की पहली जनसंख्या आकलन प्रक्रिया के तहत जो है ये अनुमान लगाया था कि लगभग भारतीय गोड़ निवास करते हैं कितना? तो 2000 जो है भारतीय गोड़ निवास करते हैं। भूगोल क्या है? तो इसका मूल स्थान दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया है। भारत में पश्चिमी घाटों में बहुत अधिक प्रचलित है ये गोड़, और ये मुख्य रूप से जो है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, मनसा गोरी राष्ट्रीय उद्यान और बिलीगिरिंगना हिल्स बीआर हिल्स में पाए जाते हैं। वीर वर्मा और थाईलैंड में भी पाया जाता है। प्राकृतिक वास, तो ये सदाबहार वनों और नम पर्णपाती वनों को पसंद करते हैं। ये हिमालय में 6000 फीट से अधिक ऊंचाई पर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। संरक्षण की स्थिति IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित है, और वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में ये शामिल है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो था इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हम लोग डिस्कस किए। इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे इसका मुख्य निवास स्थान देख सकते हैं, कहाँ पाया जाता है, हिमालय क्षेत्र में कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है, स्थिति में क्या है, कहाँ यह असुरक्षित है, तो IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची में से शामिल किया गया था, ठीक है। तो कहाँ शामिल किया गया था, और विश्व में कितने गोड़ की संख्या है, उसमें भारत की कितनी मतलब प्रतिशत है, तो 85% है, देख सकते हैं। और ये सबसे बड़ी प्रजाति है, जबकि और ठीक है। तो ये था बाइसन के बारे में। पीटीआर के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट था, पीटीआर मतलब तो याद रखिएगा कि जिसको हम लोग पलामू टाइगर रिजर्व कहते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।